हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो बच्चों, लेखिका ने एक बार एक गिलहरी के बच्चे को कौवों से बचाया था और उसे अपने घर में रखा था और उस गिलहरी के बच्चे का नाम रखा गया गिल्लू। ये पाठ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसीलिए इस पाठ का नाम भी गिल्लू ही रखा गया है। तो लेखिका ने गिल्लू के साथ जो समय बिताया था उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। बच्चों, तुमने कई सारे फूलों के नाम सुने होंगे ना, जैसे गुलाब का फूल, चमेली, चंपा, गेंदा, सूरजमुखी और भी कई सारे। इसी तरह एक जूही का फूल होता है और उस जूही के फूल की ही एक वैरायटी है सोन जूही। तो सोन जूही का पौधा लेखिका के घर में भी रहा होगा। वो कह रही हैं कि उस सोन जूही के पौधे में एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास, अनायास का मतलब होता है अचानक, जिसे देखकर अचानक ही लेखिका को उस छोटे जीव का स्मरण मतलब याद आना, उस छोटे जीव की याद आ गई जो इस लता, लता का मतलब होता है बेल यानी कि क्रीपर की सघन हरितिमा। सघन का मतलब होता है घनी और हरितिमा का मतलब होता है हरियाली। इसका मतलब है कि उस बेल में कई सारी शाखाएं होंगी, कई सारे पत्ते लगे होंगे, वो खूब हरा भरा होगा, उसमें छिपकर बैठता था। तो वो बता रही हैं कि वो छोटा सा जीव इस लता की, इस पौधे की जो बेल है उसमें, उसके पत्तों के पीछे छिप करके बैठा रहता था और फिर जैसे ही लेखिका उसके निकट यानी उसके पास पहुंचती थी तो वो उछल कर उनके कंधे पर कूदता था और उन्हें चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। तो वो कह रही हैं कि उस समय उन्हें कली की खोज रहती थी। वो उस बेल के पास जाती थी ये देखने के लिए कि क्या कोई नई कली, कली का मतलब सबको पता है ना, बड, जो फूल खिलने से पहले होता है ना, बंद कली, वही, उसे देखने के लिए जाती थी। लेकिन आज के दिन वो उस लघु प्राण, लघु प्राण का मतलब होता है छोटा जीव, उसे छोटे जीव के लिए, उसको खोजने के लिए वहां पर को वो गई है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। परंतु अब तो वो छोटा जीव इस जूही के पौधे की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा। साथ ही वो ये भी अंदाज़ा लगा रही हैं कि ये भी हो सकता है कि वो मुझे चौंकाने के लिए स्वर्णिम कली यानी पीली कली के रूप में ऊपर आ गया हो। तो बच्चों, यहाँ पर लेखिका अपनी पालतू गिलहरी के बारे में बात कर रही हैं जो अब मर चुकी है और लेखिका ने उसे जूही के पौधे की जड़ में दबा दिया था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित, अति सम्मानित अति अवमानित। एक दिन सुबह के समय जब लेखिका अपने कमरे से बरामदे में आती हैं तो अचानक ही उनकी नज़र दो कौवों पर पड़ती हैं जो गमले के चारों ओर अपनी चोंचों से, अपनी चोंच से छुआ छुआवल, छुआ छुआवल का मतलब होता है चुपके से किसी चीज़ को छूना और फिर छुप जाना और फिर से आकर उसे छूना और फिर से छुप जाना, ऐसा बार बार करना। तो ऐसा कुछ वो खेल खेल रहे थे, ऐसा लेखिका ने देखा। तो उन्होंने सोचा कि ये काक भुशुंडी भी एक विचित्र पक्षी है। तो बच्चों, काक भुशुंडी एक ऋषि का नाम था जिन्हें कौवे का रूप धारण करना पड़ा था, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यहाँ पर काक भुशुंडी कौवे के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। तो वो कह रही हैं कि ये जो कौवे हैं ये भी एक विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, समादरित का मतलब होता है जिन्हें विशेष सम्मान मिलता है और अनादरित का मतलब होता है जिन्हें अपमान या फिर तिरस्कार मिलता है।
अति सम्मानित, कभी तो उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। अति अवमानित, इसका मतलब है कि कभी उन्हें बहुत ज़्यादा अपमान ही मिलता है। इस तरह उसे एक साथ ही दो तरह के व्यवहार को सहना पड़ता है, कभी बहुत आदर मिलता है और कभी बहुत ज़्यादा अपमान सहन करना पड़ता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर से ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। जैसा कि लेखिका बता रही थी कि कौवों को अपमान और सम्मान दोनों तरह का व्यवहार जो है उसका सामना करना पड़ता है, तो यही उन्होंने थोड़ा डिटेल में बता रखा है। देखो, हमारे बेचारे पुरखे, पुरखे होते हैं पूर्वज, न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, गरुड़ एक पक्षी का नाम है, और ना ही मयूर, मयूर मतलब मोर, और ना ही हंस के रूप में। उन्हें पितर पक्ष में, तो बच्चों पितर पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, और ये 16 दिनों का होता है। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों में हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती में आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण आदि किए जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि वो काक मतलब कौवे, कौवे के रूप में धरती में आते हैं। अवतीर्ण का मतलब होता है प्रकट होना। तो ये माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कौवे के रूप में धरती में प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो दूरस्थ परिजन, दूरस्थ मतलब दूर रहने वाले जो प्रियजन और परिजन होते हैं, वो भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश, कर्कश का मतलब होता है कानों में चुभने वाली आवाज़। तो बच्चों, पहले के समय में ये माना जाता था कि कौवा अगर किसी की छत पर आकर बैठा है और काँव काँव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में, जिसके छत पे वो कौवा बैठा है, उसके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। तो कौवे की जो काँव काँव है वो किसी मेहमान के आने का संदेश मानी जाती थी। इस तरह से कौवे को सम्मान दिया जाता था। वहीं दूसरी ओर कौवे की काँव काँव को अपशगुन के अर्थ में भी प्रयोग करते थे, और कौवे को अपने आंगन से भगाकर उसका अपमान भी करते थे। तो बच्चों, इस तरह से कौवे को सम्मान और अपमान दोनों दृष्टि से देखा जाता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक पुराण का मतलब होता है कौवे की कहानी। तो लेखिका कह रही हैं कि मैं इनके बारे में, कौवे के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक उनकी सोच में कुछ रुकावट आ जाती है, क्योंकि उनकी नज़र गमले और दीवार को जोड़ने वाले भाग में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ती है। दृष्टि रुक जाना मतलब नज़र रुक जाना। कोई चीज़ को आप देख रहे हो, अचानक वहाँ पर आपकी नज़र रुक जाती है और आप उसे गौर से देखने लगते हो, उसे कहते हैं दृष्टि रुकना। तो वैसे ही लेखिका की नज़र उस छोटे से जीव पर जो उसके पीछे छिपा हुआ है उस पर पड़ती है। निकट जाकर यानी नज़दीक जाकर जब उन्होंने देखा तो वो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था, जो कि संभवतः यानी शायद घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ का मतलब होता है आसान। तो वो जो कौवे हैं वो उस छोटे से जीव में अपना आसान भोजन खोज रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, उन्हें बस यूं ही पड़ा हुआ एक तरीके से फ्री में उनको खाने के लिए मिल रहा है, तो बस वो उसे देखे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। तो लेखिका कह रही हैं काकद्वय, काकद्वय का मतलब होता है 2 कौवे, 2 कौवों के चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण, लघु प्राण का मतलब होता है छोटा सा जीव,
उसके लिए 2 घाव ही बहुत थे, यानी कि वो सिर्फ 2 घाव से ही घायल पड़ा हुआ था और वह निश्चेष्ट सा। इसका मतलब है कि बिना हिले डुले चुपचाप से गमले में चिपटा पड़ा है। सब ने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेखिका कहती है कि उस गिलहरी के बच्चे की हालत इतनी खराब थी कि जो कोई भी उसे देख रहा था सभी कह रहे थे कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, इसको यूं ही छोड़ दो, इसने अब बचना तो है नहीं, इसका बचना मुश्किल है। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो लेखिका कह रही है सब ने कहा कि भाई इसे रहने दो, इसका बचना मुश्किल है, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने उसे हौले से यानी धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले आई और फिर रुई से उसका रक्त यानी खून पोंछकर उसके घाव में पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन का जो मरहम है वो एंटीबायोटिक एक क्रीम है। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। तो लेखिका कह रही हैं कि जब उन्होंने उसके ऊपर क्रीम वगैरह लगा दी थी, उसके बाद उन्होंने रुई की पतली बत्ती यानी कॉटन की पतली पतली सी बत्तियां बनाई और उसे दूध में भिगाकर जैसे जैसे उसके छोटे से मुंह में लगाई। उन्होंने सोचा कि थोड़ा दूध वगैरह पी लेगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका मुंह खुल नहीं सका। दूध की जो बूंदें थी वो उसके मुंह के दोनों ओर ढुलक गई थी। ढुलक गई मतलब गिर गई थी, लुढ़क गई थी, इधर से भी गिर गई उधर से भी गिर गई। उसका मुंह ही नहीं खुला था तो दूध इधर उधर गिरना ही था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो बच्चों, इस सब के बाद भी लेखिका ने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखी। कई घंटे के उपचार के बाद काफ़ी देर तक का वो उसके पीछे लगी रही और उसके बाद, उपरांत का मतलब होता है बाद, उसके मुंह में एक पानी की बूंद जो है वो टपकाई जा सकी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पानी की एक बूंद उनके मुंह में डाल ही दी और उसके बाद धीरे धीरे 3 दिन के बाद वो इतना अच्छा और आश्वस्त का मतलब होता है निश्चिंत। तो बच्चों, अगले 3 दिनों में उसे लेखिका पर इतना भरोसा हो गया था कि वो उनकी उंगली पकड़कर, अपने 2 नन्हे पंजों से उनकी उंगली पकड़ता और नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो बच्चों, लेखिका ने उसका इतने अच्छे से ध्यान रखा कि 3-4 महीने में, मास मतलब महीने, 3-4 महीने में ही उसके स्निग्ध रोए का मतलब होता है चिकने मुलायम जो बाल होते हैं ना। गिलहरी देखी है आपने कभी, पार्क वगैरह में ज़रूर देखी होगी। तो उसके जो मुलायम से बाल होते हैं और झब्बेदार पूंछ का मतलब होता है मोटी लंबी और खूब बालों वाली जो पूंछ है, और साथ में उसकी चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी थी। विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो उसको देख करके सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट सा लगता था, बहुत आकर्षक बन गया था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका कहती है कि उस गिलहरी को केवल अब एक जाति में न रखकर व्यक्तिवाचक कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि उसका नाम रख दिया गया था और उसका नाम रखा गया था गिल्लू। सभी लोग उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे थे, सभी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे थे। और लेखिका ने एक फूल रखने की हल्की डलिया यानी छोटी सी एक बास्केट में रुई बिछाकर कॉटन बिछाई और उसे
अपने घर की खिड़की में टांग दिया था। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो लेखिका बता रही हैं कि उन्होंने वो जो छोटी सी बास्केट में कॉटन बिछाई थी और उसे अपने घर की खिड़की में टांग दिया था, वही 2 साल तक का गिल्लू का घर रहा। गिल्लू 2 साल तक उसी में रहा। वो स्वयं, वो खुद ही उसे हिलाता, खुद से उसको हिलाता और झूलने के मज़े लेता। और साथ ही अपने कांच के मनकों सी, मनके का मतलब होता है बच्चों बीड्स, तो उसकी आंखें कांच के गोले की तरह चमकदार थी और वो अपनी प्यारी प्यारी सी आंखों से कमरे के अंदर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता रहता था और क्या समझता रहता था। लेकिन उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। उसके जो दिन भर के काम होते थे उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो बच्चों, लेखिका कह रही हैं कि जब वो लिखने बैठती थी, यानी जब वो अपना काम करने के लिए बैठती थी, तो अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, कौन? गिल्लू। उनका ध्यान, लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो क्या करता था, यही वो बता रही हैं। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो लेखिका बता रही है कि अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने नया उपाय खोज निकाला था। वो क्या करता था? वो उनके पैर तक आता था और फिर सर्र से, यानी बहुत तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से वो नीचे उतरता था। और ये जो दौड़ने का क्रम था वो काफ़ी देर तक चलता था। कब तक? तब तक चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती थी। वो दौड़ के उनके पैरों तक आता, फिर पर्दे पर जाता, फिर पैरों तक आता, फिर पर्दे पर, और वो ऐसा तब तक करते जाता जब तक वो उठ करके उसे पकड़ नहीं लेती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो बच्चों, लेखिका बता रही हैं कि कभी कभी वो गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में, लिफाफा मतलब एनवलप, ये सभी को पता होगा, उस लिफाफे में वो उसे इस तरीके से रखती थी कि उसके अगले 2 पंजे और उसका सिर, सिर्फ वो बाहर रहता था और उसके अलावा उसका सारा लघुगात, लघुगात का मतलब होता है छोटा सा शरीर, उसका जो बाकी शरीर था वो लिफाफे के अंदर बंद रहता था। वो उसको लिफाफे के अंदर डालती थी और उसके बाद उसके हाथ और उसका मुंह, उसका सिर बाहर निकाल देती थी, बाकी हिस्सा अंदर ही रहता था। और इस अद्भुत स्थिति में और इस अनोखी स्थिति में वो कभी कभी घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता था और अपनी चमकीली आंखों से लेखिका को काम करते हुए देखता था कि वो क्या कर रही हैं। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। तो लेखिका बता रही हैं कि वो घंटों उस लिफाफे के अंदर बैठा रहता और मेरे काम को देखता कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और इसी बीच जब उसे भूख लगती तो वो चिक चिक की आवाज़ निकालता, मानो वो लेखिका से कह रहा हो कि भाई मुझे भूख लग गई है, कुछ खाने को दो। और जब लेखिका उसे काजू या फिर बिस्किट वगैरह कुछ देती थी तो वो उसी स्थिति में, ऐसा नहीं कि वो लिफाफे से बाहर आता था, वो जैसा उन्होंने टेबल पे उसे खड़ा किया था वैसे ही वो अटका रहता और लिफाफे के बाहर जो उसके 2 पंजे निकले हैं उनसे उसे पकड़कर, काजू या बिस्किट जो भी होता उसे पकड़कर उसे कुतरता रहता और खाता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी।
बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। तो बच्चों, लेखिका के घर में रहते हुए गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। बसंत जो है वो सर्दियों और गर्मियों के बीच का मौसम होता है, जिसमें पेड़ पौधे फिर से बढ़ने लगते हैं और फूल खिलने लगते हैं। तो लेखिका कह रही हैं कि नीम और चमेली की गंध यानी खुशबू मेरे कमरे में हौले हौले यानी धीरे धीरे आने लगी। बाहर की जो गिलहरियां थी वो खिड़की के पास आती, खिड़की में जाली लगी हुई है, वो खिड़की की जाली के उस पार से आकर के चिक चिक करती और ना जाने क्या कहने लगती। चिक चिक करके वो कुछ कहती, मगर पता नहीं वो क्या कहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो बच्चों, खिड़की के बाहर से जो बाकी गिलहरियां आती और चिक चिक करने लगती, तो गिल्लू भी इधर से चिक चिक किया करता था और गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर देखते हुए लेखिका को ऐसा लगता था कि भाई अब वो टाइम आ गया है जब इसे आज़ाद कर देना चाहिए। इसके साथ के जो बाहर गिलहरी के बच्चे या फिर गिलहरियाँ वगैरह हैं, उन्हें देखकर इसे अपनापन महसूस होता है, तो इसे भी उनके साथ खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। तो बच्चों, लेखिका ने जब ये सोचा कि भाई इसको आज़ाद कर देना चाहिए, तो उन्होंने जो खिड़की में जाली लगी हुई थी उसका एक कोना वहाँ से कील निकाली और उसका एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से और इस रास्ते से गिल्लू बाहर गया और बाहर जाते ही उसे सचमुच आज़ादी महसूस हुई। उसने सच में मुक्ति की सांस ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन इतने छोटे जीव को कुत्ते बिल्लियों से बचाने में शुरू में काफ़ी समस्या आई, यानी कि बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वो कमरे के भीतर पला हुआ था। आज तक वो सिर्फ कमरे के अंदर रहा था और जब वो खुले में गया, बाहर गया, तो बहुत सारे उसे जीव जंतु मिले। सिर्फ अभी तक तो सिर्फ वो लेखिका के पास था, लेकिन बाहर कुत्ते बिल्ली वगैरह बाकी भी मिले, तो उससे उसको बचाना शुरू में थोड़ा परेशानी रही होगी। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण, तो लेखिका कह रही हैं कि उनके रूम में जो ज़रूरी कागज़ वगैरह रहते हैं, उस वजह से जब भी वो बाहर जाती हैं तो कमरे को बंद करके जाती हैं, और जब वो कॉलेज से लौटती हैं और कमरे को खोलती हैं और जैसे ही वो कमरे के अंदर पाँव रखती हैं, वैसे ही गिल्लू भी अपने जाली के दरवाजे से अंदर आ जाता है और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता है। और तब से यह नित्य का क्रम हो गया। इसका मतलब यह है कि उस दिन से वो हमेशा ऐसा ही किया करता था। जैसे ही लेखिका आती थी तो खुशी जताने के लिए या फिर उनको उनके साथ खेलने के लिए उनके पैरों से सिर तक दौड़ता और सिर से पैरों तक आता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो बच्चों, जैसे ही लेखिका कॉलेज जाती या फिर किसी काम से अपने कमरे से बाहर जाती, तो गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली के रास्ते बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। एक डाल से दूसरे डाल पे जाता, खूब मज़े करता और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अंदर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में।
लेखिका कहती हैं कि गिल्लू को उनको चौंकाने की इच्छा न जाने कब और कैसे पैदा हो गई। तो बच्चों, जैसा कि आपने कोई छोटे बच्चों को देखा होगा, या हो सकता है जब आप छोटे थे तब आप भी करते होगे, या तो दरवाजे के पीछे छुप के या किसी दीवार के पीछे किसी चीज़ के सहारे छिप करके जब कोई आता, जैसे मम्मा अगर आ रही है या पापा जी आ रहे हैं, तो उनको भा ऐसे करके डराते। किया होगा ना तुमने भी? वैसे ही गिल्लू को भी लेखिका को चौंकाने का बड़ा मन करता था। तो उसके लिए वो क्या करता था, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था। बहुत छोटा सा ही तो था। वो फूलदान में जो फूल रखे होते थे उनके पीछे छिप जाता था। और कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी ध्यान देना, पर्दा जब इकट्ठा होता है ना तो उसमें चुन्नटें बन जाती हैं। कभी वो उसमें छुप जाता और कभी सोन जूही की पत्तियों में। जो जूही का पौधा लेखिका के घर पे है ना, उसके पत्तियों के पीछे जाकर के वो छुप जाया करता था। मेरे साथ बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो लेखिका बता रही हैं कि उनके पास बहुत सारे पालतू पशु पक्षी हैं और उनसे लगाव भी कम नहीं है। लगाव का मतलब होता है अपनापन और प्रेम। लेकिन उनमें से, उन सारे पशु पक्षियों में से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में, जिस प्लेट में वो खाना खाती हैं, उसमें से खाना खाने की हिम्मत हुई हो, ऐसा उन्हें याद नहीं है। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। अपवाद का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जो सामान्य नियम या फिर कथन से हटकर हो। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती थी तो गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार में आता और सारा बरामदा पार करके उनकी मेज़ के पास पहुंच जाता और ऐसा लगता जैसे कि वो उनकी थाली यानी उनकी प्लेट के ऊपर ही बैठ जाना चाहता हो। बड़ी कठिनाई से यानी बहुत मेहनत करके लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और जहां बैठकर वो उनकी थाली में से एक एक चावल को उठाकर बड़ी ही सफाई से खाता रहता। वो भी अपना खाना खाती रहती और वो भी उनके साथ बैठकर उन्हीं की प्लेट से खाना खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य का मतलब होता है भोजन या फिर खाने की कोई वस्तु। तो काजू उसे बहुत पसंद था और कई दिन तो अगर उसे काजू नहीं दिया जाता था तो वो अन्य यानी कोई और चीज़ अगर खाने को दी जाती थी या तो वो उसको लेता ही नहीं था, और अगर ले लेता तो झूले से नीचे फेंक दिया करता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। तो बच्चों, उसी दौरान लेखिका का एक एक्सीडेंट हो गया और वो आहत यानी घायल होकर कुछ दिन के लिए अस्पताल में उन्हें एडमिट होना पड़ा। और उन दिनों जब भी कोई उनके कमरे का दरवाज़ा खोलता तो गिल्लू झूले से उतरकर दौड़ता। वो इसलिए दौड़ता कि उसको ऐसा लगता कि लेखिका शायद घर आ गई हैं। वो दौड़कर दरवाजे तक जाता और फिर किसी दूसरे को देखकर वह उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता, उसी तेजी से वापस जाता और अपने घोंसले में चला जाता। सब उसे काजू दे आते। तो बच्चों, लेखिका के उस कमरे में जो भी आता होगा वो कोई पहचान का ही होगा, या हो सकता है लेखिका ने ही उसे भेजा हो कि जा कर के जरा गिल्लू को देखाओ।
तो परिचित लोग ही आते होंगे जिनको पता है कि गिल्लू को काजू पसंद है, तो वो लोग उसे काजू देकर आते थे। लेकिन अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने झूले की सफाई करी तो उसमें उन्हें काजू भरे हुए मिले, जिससे ये ज्ञात होता था कि उसने उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाया होगा। तो इस घटना से ये पता चलता है कि गिल्लू के अंदर लेखिका के प्रति अत्यधिक आत्मीयता यानी बहुत ज़्यादा अपनापन था। तो वो घर पर थी ही नहीं तो उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता था, उसने कई दिन तक खाया भी नहीं था, यहाँ तक कि अपना प्रिय भोजन काजू तक उसने नहीं खाया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। तो लेखिका बता रही हैं कि मेरी अस्वस्थता यानी जब उनकी तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आई थी, तो वो यानी कि गिल्लू उनके तकिए पर उनके सिरहाने पर बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर को और बालों को इतने धीरे धीरे से सहलाता कि जब वो वहाँ पर से हटता तो लेखिका को ऐसा लगता जैसे कोई परिचारिका का मतलब होता है सेविका या फिर नर्स। तो लेखिका को ऐसा लगता कि भाई लगता है यहाँ पर से जो नर्स मेरी सेवा कर रही थी वो हट गई है। गिल्लू एक नर्स की भांति उनकी सेवा कर रहा था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका बता रही हैं कि गर्मी के मौसम में जब वो दोपहर यानी दिन में अपना काम कर रही होती हैं तो गिल्लू ना तो बाहर ही जाता और ना ही अपने झूले में बैठता था। उनके निकट रहने के लिए और गर्मी से बचने के लिए उसने एक उपाय खोज निकाला था। और वो क्या था? वो ये था कि लेखिका के पास में ही एक सुराही रखी हुई थी। तो बच्चों, जो सुराही है ना, वो मिट्टी का या फिर धातु का एक बर्तन होता है। जैसे मिट्टी का मटका होता है ना, उसी तरह का होता है, मगर इसकी जो गर्दन होती है वो थोड़ी लंबी होती है। खासकर गर्मी के मौसम में उसे पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही लेखिका ने भी अपने पास में एक सुराही रखी हुई थी, उसके ऊपर वो लेट जाता था और इस तरह से वो लेखिका के समीप यानी उनके पास में भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। वो सुराही के ऊपर लेट जाता होगा, इससे उसको सुराही की ठंडक भी मिलती रहती होगी और लेखिका के वो पास में भी रहता होगा। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया न बाहर गया। रात के अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। तो बच्चों, लेखिका बता रही हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि यानी उनके जीवन का जो समय होता है वो 2 वर्ष से अधिक का नहीं होता है। यानी गिलहरियां जो हैं वो सिर्फ 2 साल तक ही जीती हैं। इसीलिए गिल्लू के जीवन यात्रा का भी अंत अब नज़दीक आ गया था। एक दिन उसने न कुछ खाया और न ही बाहर गया। एक दिन जैसे गिल्लू जानता था, इसलिए वह उस दिन ना तो बाहर खेलने ही गया और ना ही उसने उस दिन कुछ खाया, कुछ भी नहीं खाया। रात के अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और रात के समय अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर में आ गया और अपने ठंडे पंजों से उसने लेखिका की वही उंगली पकड़ी और उनके हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। तो बच्चों, मरणासन्न का मतलब होता है मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ या मृत्यु के जो नज़दीक हो, जो बिल्कुल मरने ही वाला हो। उस स्थिति में आपको याद है ना, जब कौवे उसे घायल कर रहे थे और लेखिका ने उसे बचाया था और गिल्लू उनकी उंगली पकड़कर चिपका रहा जो उसने अपने बचपन में घायल होने पर पकड़ी थी।
पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। तो लेखिका बता रही हैं कि उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि वो उठी और उन्होंने हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी उसे गर्मी देने की कोशिश करी। प्रयत्न मतलब कोशिश करी, लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया था। लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही इसका मतलब है कि सुबह होते ही गिल्लू के प्राण किसी और ही जीवन में जन्म लेने के लिए जा चुके थे। किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, इसका मतलब है गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी और वो लेखिका से अंतिम विदा लेकर जा चुका था। लेकिन लेखिका को विश्वास है कि उसकी आत्मा किसी न किसी रूप में पुनः जीवित होगी। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। तो बच्चों, गिल्लू की मृत्यु के बाद लेखिका ने उसका झूला जो उन्होंने खिड़की के पास टांग रखा था ना, उसे उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली भी बंद कर दी है। जो उन्होंने एक कोने में कील निकाल के उसके लिए रास्ता बनाया था बाहर जाने का, वो भी अब बंद कर दिया है। लेकिन गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है वो जाली के उस पार यानी जाली से बाहर, खिड़की के बाहर चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है, यानी सोन जूही पर फूल खिलते ही रहते हैं। इसका मतलब है कि हर एक चीज़ समय के साथ चल रही है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पीभात छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो बच्चों, लेखिका ने जो सोनजूही का पौधा था ना, उसी की बेल की जड़ में उसके ही नीचे गिल्लू की समाधि बना रखी है, यानी उसकी जड़ में ही गिल्लू को दफना दिया है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसके दो कारण लेखिका ने बता रखे हैं। पहला तो ये कि गिल्लू को वो लता, वो बेल बहुत अधिक प्रिय थी। याद है ना, वो उसके पत्तों के पीछे छिप जाया करता था, वो वहाँ जाके अक्सर खेलता रहता होगा। और इसलिए भी, और दूसरा कारण ये भी है कि उस लघु गात यानी उस छोटे से शरीर में, उस छोटे से प्राणी का किसी बासंती दिन यानी बसंत के मौसम में किसी भी दिन जूही के पीभात, पीभात का मतलब होता है पीले रंग का, जूही का पीला रंग का कोई छोटा फूल बनकर खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इसका मतलब ये है कि लेखिका को विश्वास है कि जूही के पीले रंग के जो छोटे से फूल खिल रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक फूल उनका छोटा सा गिल्लू ही हो और उनको चौंकाने के लिए वो फूल बन करके खिल करके आ गया है, इसलिए भी उन्होंने उसे उसकी जड़ में दफनाया है ताकि वो फूल खिले और उसे देख करके उनकी यादें हमेशा तरोताज़ा रहें। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर छोटा सा भी डाउट पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कुछ हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।